गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा जो ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल स्टार्ट किया गया है उस पर आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन में होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो राजस्थान का सामान्य अध्ययन है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो थर्ड पेपर है राजस्थान का सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, उसमें हमने ऑलरेडी जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे और जो ट्रेंड था पेपर का वो डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री, कल्चर और जो हेरिटेज के क्वेश्चंस आए थे पिछले एग्ज़ाम में उनको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि जो थर्ड पेपर है उसमें 5 सेक्शंस हैं आपके। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। दूसरा ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है राजस्थान का। देन आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था है और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करंट इवेंट से आते हैं। तो इनमें से हम राजस्थान का भूगोल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजस्थान की विरासत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है हिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो आप देखोगे सबसे पहले जो है आपका यह है एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान एंड इट्स मेजर सिटीज़, मेजर साइट्स। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उसके प्रमुख जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देखेंगे हम। उसके बाद में आता है मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान एंड इट्स रूलर्स थ्रू द एजेज एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट्स। राजस्थान के जो प्रमुख शासक और राजवंश हुए हैं उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखना है। 1000 से लेके 1800 एडी तक का ये कालखंड हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद में पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर्स है। मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक जो विरोध था वो। उसके बाद में है भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म इन मिडेवल राजस्थान, सेंट्स और सेक्ट्स। मध्यकालीन राजस्थान के संत और संप्रदाय है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन और सूफीवाद जो था उसके प्रमुख जो संत और सूफी महात्मा हुए हैं उनके बारे में हमें सिलेबस में डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद में है फोक गॉड्स एंड गॉडेजेस, लोक देवी और देवताएं। लोक देवी देवता को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद में है जो राजस्थान में जो राजनीतिक जागृति आई और जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये है पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ फ्रीडम एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान। उसमें आपको 1857 की क्रांति राजस्थान में कितनी सफल रही, कौन कौन से प्रमुख केंद्र रहे उनको पढ़ना है। उसके अलावा हमें देखना है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, किसान कृषक आंदोलन और जो आपके जनजातीय आंदोलन हुए थे वो देखने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रजामंडल मूवमेंट का, उसको पढ़ना है। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। राजनीतिक जागृति में महिलाओं का जो योगदान था, सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का जो योगदान था उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें प्रमुख जो महिलाएं थीं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि उनका किस प्रकार योगदान था और उन्होंने यदि कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया या फिर आंदोलन में उनकी सहभागिता किस प्रकार थी उसको आपको देखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं फोक कल्चर, लोक संस्कृति है। उसमें आपको पढ़ना है मेले और त्योहारों के बारे में। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, चित्रकला की विभिन्न जो धाराएं हैं उनको पढ़ना है। फोक टेल्स एंड गाथास, लोक कथाएं और गाथाएं आपको देखनी है। इसके अलावा इसी में है आपके लोकगीत, लोक नृत्य और लोक संगीत। और बहुत सारे जो वाद्य यंत्र हैं जो लोक संगीत में काम आते हैं उनको भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। इसमें आपको पोशाक और आभूषण जो राजस्थान के हैं उनको पढ़ना है और राजस्थान का जो हस्तकला है, हस्तशिल्प है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में आपका है राजस्थानी भाषा के बारे में। राजस्थानी भाषा की विकास कैसे हुआ और उसका उद्भव कैसे हुआ उसको देखना है। राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, मेन डायलेक्ट्स एंड रीजन्स, जो बोलियाँ कहाँ कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थानी स्क्रिप्ट जो है, राजस्थानी साहित्य की जो स्क्रिप्ट है उसको आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान की जो लिपियाँ हैं जिसमें मुडिया और देवनागरी आपको देखनी है।
राजस्थानी लिटरेचर, इसका विकास कैसे हुआ वो देखना है आपको। इसका विकास के तीन कालखंड देखने हैं आपको। अर्ली पीरियड में कैसे हुआ, प्रीमिडाइवल में कैसे हुआ और पोस्ट मिडाइवल में इसका किस प्रकार से विकास हुआ, ये आपको इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही वर्तमान में जो साहित्य है उसके बारे में भी आपको इसमें देखना है। प्रमुख साहित्यकार जो राजस्थानी भाषा के हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है, उनको कोई रिसेंटली अवार्ड मिला है तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस सेक्शन से आपको करंट वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। राजस्थानी साहित्य में जो करंट के इवेंट्स हुए हैं उनको भी आपको पढ़ना है। फेमस राइटर्स एंड दियर वर्क्स, जो प्रमुख लेखक है उनका क्या लेखन कार्य रहा है, उनको भी आपको इसमें देखना है। और जो लास्ट टॉपिक है आपका राजस्थान का इतिहास और विरासत का सिलेबस का, वो है टूरिज़्म एंड राजस्थान। तो राजस्थान में जो पर्यटन है उसको देखना है। पर्यटन पॉलिसी देखनी है आपको। उसका जो विज़न है, विज़न डॉक्यूमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया वो देखना है। हमारी पर्यटन पॉलिसी कब आई उसको देखना है, कब कब ये रिवाइज हुई है उसको देखना है। साथ ही जो राजस्थान के प्रमुख विरासत स्थल हैं या हेरिटेज साइट्स हैं, उनको भी आपको इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है हिस्ट्री का। अब पिछले बार जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें हिस्ट्री और कल्चर से आपके लगभग 20 प्रश्न आए थे। अब हम ट्राई करते हैं उन 20 प्रश्न को सॉल्व करने की, ठीक है। मैं इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा। डिटेल जो आपका एक्सप्लेनेशन जब हम टॉपिक लेंगे, वो रिलेटेड टॉपिक लेंगे तो उसमें हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, जिसको हिस्ट्री का बोल सकते हैं आप, तो ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो तीन जो शासक थे वो चौहान वंश से संबंधित हैं, जालोर के चौहान वंश से संबंधित है, एक नहीं है। ऑप्शन है वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। तो इसमें आंसर है आपका वत्सराज। वत्सराज हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं, इनको रणहस्तिन भी बोला जाता था, ठीक है। और जो कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह हैं, ये आपके जालोर के चौहान वंश से संबंधित हैं। कीर्तिपाल जिनको जालोर के चौहान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, इनके पुत्र थे, कीर्तिपाल के पुत्र हुए हैं समर सिंह, और समर सिंह के पुत्र थे उदय सिंह। तो ये तीनों एक ही वंश से संबंधित हैं, जबकि वत्सराज है वो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। बैराट से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, इसका आंसर बैराट है। पहला क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन आपको बाद में मिलेगा। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष हैं वो बैराट में मिले हैं। बैराट जो है आपका मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है, विराटनगर, जो वर्तमान में विराटनगर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी अवस्थित है। तो जो बीजक डूंगरी है वहाँ पर कैप्टन बर्ट ने एक अशोक का भाबरू अभिलेख खोजा है, ठीक है। साथ ही वहाँ पर बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 में कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोह का नेता कौन था। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। ये आपका इसका आंसर है जयदयाल, लाला जयदयाल, और जो दूसरे थे वो थे मेहराब खां, जिन्होंने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आंसर इसका हो गया जयदयाल। कुशाल सिंह, आपको पता होना चाहिए कि जो आउवा ठिकाने का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कुशाल सिंह ने किया था। अच्छा, ये इसमें याद रखने की बात है कि जो क्रांति का क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो विद्रोह का नेता पूछता है या पूछता है वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था या वहाँ पर राजा कौन था। तो जो कोटा में विद्रोह हुआ था उस समय वहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था, और वहाँ के जो राजा थे वो थे राजा महाराव राम सिंह द्वितीय, ठीक है। राम सिंह द्वितीय वहाँ पर उस समय राजा थे। तो ये 1857 का क्वेश्चन है। इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि 1857 के रिवॉल्यूशन पे एक या दो प्रश्न हिस्ट्री से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया था वो आया था मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार जो है वो क्या था, ठीक है। तो मेवाड़ पुकार, ऑप्शन है आपके पास चार। ये
सेकंड ऑप्शन आपका जो इसका जो आंसर है वो है आपका ये मेवाड़ पुकार बेसिकली एक मांग पत्र था, एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था जिसको मोतीलाल तेजावत ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसको प्रस्तुत किया था? महाराणा मेवाड़ को। इनकी कुछ मांगे थी, इनकी कुछ 21 मांगे थी जिनको इन्होंने लिस्ट करके मेवाड़ पुकार के नाम से महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया था। मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन इससे और भी बनते हैं। तो मेवाड़ पुकार क्या था? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? ये कहाँ प्राप्त हुआ है? ये हुआ है आपका बैराट में, या वर्तमान में जो विराटनगर है वहाँ पे। मैंने जैसे अभी पहले एक क्वेश्चन बताया था, वो जहाँ पर वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित आपको वहाँ पर चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो वहीं पर आपको अशोक का अभिलेख भी प्राप्त होता है, बैराट में ही। ठीक है, अशोक का भाब्रू अभिलेख किसने खोजा था? मैंने आपको बताया, कैप्टन बर्ट ने। और वो कहाँ मिला है? बैराट की बीजक पहाड़ी पे वो मिला है आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पूछा भी गया था। और इस बार भी चांसेस हैं कि आपको जो ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। देखो, एक और पुरातात्विक स्थल से संबंधित क्वेश्चन है। यह है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल, मतलब सिंधु घाटी का स्थल, घग्गर नदी के किनारे स्थित है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, गिलूंड, पीलीबंगा, आहड़ और कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका कालीबंगा, जो है वो घग्गर के किनारे स्थित है। प्राचीन जो सरस्वती थी, वर्तमान नाम जिसका घग्गर है आपकी, ये कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में? ये आपकी हनुमानगढ़ में है। अब गिलूंड की बात करोगे तो गिलूंड आपका बनास नदी के किनारे पर स्थित है, ताम्रकालीन सभ्यता है, और ये आपका राजसमंद में है। आहड़ जो है, जिसको धूलकोट, ताम्रवती या बनास सभ्यता भी कहते हैं, ये आपकी आयड़ या बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। पीलीबंगा कालीबंगा से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आंसर इसका आ गया कालीबंगा, जो है वो सिंधु नदी के सिंधु स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीताराम साधु या साधु सीताराम का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? कृषक आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शंस में आपके हैं, शेखावटी, हाड़ुती, बिजोलिया या मेवात कृषक आंदोलन। तो इसका आंसर जो है वो है आपका, जो सीताराम साधु जी थे ये आपके बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, बाद में इन्होंने इसमें विजय सिंह पथिक को भी सम्मिलित किया, उनको भी इन्होंने कहा कि आप इसमें सम्मिलित होइए, तो उन्होंने इसका नेतृत्व फिर बाद में विजय सिंह पथिक ने भी किया। तो आंसर है ये बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे सीताराम साधु। अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? तो मेवाड़ भील कॉर्प जो है वो आपकी 1837 में स्थापित की गई। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बटालियन और ब्रिगेड या लीजन स्थापित की गई थी, जिनमें आप देखोगे तो जो मेरवाड़ा बटालियन है, क्योंकि उन पे क्वेश्चन आ सकता है, मेरवाड़ा बटालियन जो है वो आपकी स्थापित की गई थी 1822 में, 1822 में। इसके बाद में 1834 में आपकी शेखावटी ब्रिगेड स्थापित की गई थी। शेखावटी ब्रिगेड जो बनी थी आपकी, वो बनी थी 1834 में। इसके बाद में जोधपुर जो लीजियन है वो स्थापित की गई थी आपकी 1835 में। तो उससे संबंधित प्रश्न है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो मेवाड़ भील कॉर्प बना आपका 1837 में, मेरवाड़ा 1822 में, शेखावटी ब्रिगेड बना 1834 में, और जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई 1835 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक जो युद्ध हुआ था वो कहाँ लड़ा गया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये आपका कहाँ लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ये हुआ था 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को। और ये जो खानवा है वो कहाँ पर अवस्थित है? खानवा भरतपुर की जो रूपावास तहसील है वहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। अब जो कल्चर वाले क्वेश्चंस हैं आपके आए हुए थे उनको देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, रम्मत
रम्मत क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। रम्मत क्या है? तो रम्मत क्या है? रम्मत जो आपका देखोगे ना, बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में होली और सावन के आसपास लोक काव्य प्रतियोगिताओं से इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, रम्मत नाट्य है, एक लोक नाट्य है जिसका उद्भव हुआ है लोक काव्य से। तो ये क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। और कहाँ पे होता है ये? बीकानेर और जैसलमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है मोरचंग। तो मोरचंग क्या है? अच्छा, रम्मत जो है, रम्मत के प्रमुख प्रमुख रचयिता कौन कौन है उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज और एक तेज कवि जैसलमेरी इसके प्रसिद्ध प्रोपोनेंट्स हैं, मतलब जो इन्होंने इसको विकसित किया। ठीक है, तेज कवि जैसलमेर पर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वो किससे संबंधित हैं, तो वो रम्मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है मोरचंग क्या है? तो मोरचंग क्या है? मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिसको जो अभी ये मोरचंग वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का है? वो सुशीर वाद्य यंत्र है। हम देखेंगे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक है सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें हवा देके उनको बजाया जाता है। ठीक है, तो मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसको जो लंगा गायक होते हैं, लंगा जो गायक समुदाय है, उनका ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो करणी माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। और करणी माता जो बीकानेर के देशनोक में है ये अवस्थित, और यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है? पहला जो लगता है वो लगता है चैत्र मास में नवरात्रा के समय, और जो दूसरा लगता है वो लगता है आपका अश्विन मास में। ठीक है, तो चैत्र मास में नवरात्रा के टाइम पे और दूसरा अश्विन मास में यहाँ पर मेला लगता है। तो करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। अगला प्रश्न है बीकानेर के मथेरण समुदाय से। अब ये बहुत डिटेल प्रश्न है। क्या है ये बोल रहे हैं कि बीकानेर का जो मथुरेण समुदाय है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। क्या क्या है? पहला है बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो मथुरेण समुदाय है उनका प्रचुर योगदान रहा है बीकानेर जो चित्रशैली है उसके विकास में। दूसरा है महाराजा अनूप सिंह के समय इसको संरक्षण प्राप्त हुआ था। ये भी सही स्टेटमेंट है। महाराजा अनूप सिंह जी ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। तीसरा है मथेरण जो है विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट जो है वो है कि मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इनको मथेन, मथेरण, महात्मा इनके नाम से जाना जाता है। और इनका प्रमुख जो काम था वो था लेखन चित्रण परंपरा को जारी रखना। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? सारे स्टेटमेंट इसमें जो संबंधित स्टेटमेंट है वो सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? गले पर पहना जाता है और महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका महिलाओं द्वारा इसको गले पर पहना जाता है। अगला स्टेटमेंट है सुमेलित कीजिए। इसमें आपको जिला दिया गया है और वहाँ की बोली दी गई है, तो आपको इनको मैच करना है। अब मैच करेंगे, देखिए सबसे सिंपल जो इसमें ऑप्शन है वो है आपका नागरचाल। नागरचाल हमें पता है कहाँ बोली जाती है, टोंक में। जगरोती आपकी बोली जाती है करौली में। ढाटी जो है वो है आपकी बाड़मेर की बोली, और धावड़ी जो है वो उदयपुर में बोली जाती है। तो ऑप्शंस कौन सा होगा इसमें? A4, बी में आपका आएगा 3, सी में आपका आएगा 2 और डी में है 1। तो ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बोलियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। जो अगला प्रश्न है वो है आपका 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ है? तो ये जो अंबिका मंदिर है इसका नाम ही जगत अंबिका मंदिर है। ये आपका जगत में अवस्थित है, जगत में मिलता है ये।
जगत कहाँ पे है? जगत आपका जो जगह है वो है, एक गांव है, ये उदयपुर में है। ठीक है, जगत उदयपुर में है, स्थित है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो जगत अंबिका मंदिर है, इनको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, या राजस्थान का मिनी खजुराहो इनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, गलत युग्म को चुनना है। इसमें साहित्यिक रचना और साहित्यकार दिया हुआ है। तो देखो, इसमें 3 जो युग्म है वो सही हैं और 1 गलत है। तो सही मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इसमें जो राधा साहित्यिक रचना है वो सत्य प्रकाश जोशी जी की है, सही स्टेटमेंट है, सही मैच है। मेघमाल सुमेर सिंह जी शेखावत का है, ये भी सही है। बाथा में भूगोल हरीश भादानी जी का है, ये भी सही है। जो गलत मैच है वो है बादली। बादली जो रचना है वो चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, ये आपकी चंद्र सिंह बिरकाली की है। ठीक है, ये आपके हनुमानगढ़ के साहित्यकार रहे हैं, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बादली, लू और डाफर। बादली, लू और डाफर, ये है आपकी चंद्र सिंह बिरकाली की। ठीक है, तो चंद्र सिंह बिरकाली की सही मैच क्या है? बादली जो है चंद्र सिंह बिरकाली है, चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। ठीक है, इन्होंने चंद्र सिंह बिरकाली जी ने जो महाकवि कालिदास हैं उनका राजस्थान, उनके जो ग्रंथ हैं उनका राजस्थानी में भी अनुवाद किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बादली, लू और डाफर जो है वो चंद्र सिंह बिरकाली जी की रचनाएं हैं। तो गलत युग्म कौन सा हो गया? ये बादली, चंद्र प्रकाश देवल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? सिंपल प्रश्न है। राजस्थान के बाड़मेर में किराड़ू जगह पर, किराड़ू में ये आपके सोमेश्वर मंदिर है। बीकानेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हातमा गांव है एक, वहाँ पर आपको ये मंदिर मिलते हैं। ये मंदिर राजस्थान के खजुराहो कहे जाते हैं। ठीक है, और ये दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है। तो ये आपका सोमेश्वर मंदिर का हो गया, किराड़ू बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? तो इनका जो विषय था वो किससे संबंधित था? मारवाड़ से संबंधित। तो इसका आंसर हो गया मारवाड़। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका, नेजा क्या है? ये लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है जो हिस्ट्री से रिलेटेड आपका पूछा गया था। नेजा बाबा रामदेव की पचरंगी पताका है, 5 रंग की पताका है। ठीक है, तो सिंपल प्रश्न है ये भी। तो जैसा ये हमारा हो गया जो राजस्थान का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और जो हेरिटेज से रिलेटेड 20 प्रश्न थे वो। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको देखेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो पिछले बार पेपर आया था उसका लेवल क्या था, या जो क्वेश्चंस का जो डाइवर्सिटी था वो किस प्रकार था। तो जैसे आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखोगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं। जैसे लिटरेचर और जो बोलियों के क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जो जो आर्ट के क्वेश्चन हैं, लोकल जो कलाएं हैं, या फिर जो आपकी जो नाट्य हैं, या फिर जो आभूषण और इनके जो प्रश्न थे वो थोड़े से सिंपल थे। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपके वो बहुत फैक्चुअल हैं, तो आपको थोड़ा सा फैक्ट्स को इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।